हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अबाउट द पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शंस। उसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो ये सारे कंटेंट है जो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। ये शुरू करने से पहले आप सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे और उसके बाद में हम फिर मूव ऑन होते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट। अब देखो, सीरीज सर्किट जो है वो आपने पढ़े थे पिछले क्लास में, जहां पर आपने पढ़े थे कि जो कंटिन्यूअस रेजिस्टेंसेस है वो एक सीरीज में क्या किए गए थे, ऐसे अरेंज किए गए थे, उनका कॉम्बिनेशन बनाया गया था। मतलब कि एक सपोज रेजिस्टेंस 1 है, दूसरा रेजिस्टेंस 2 है, तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड थे। फिर इसके लिए हमने पढ़े थे कि इनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा इन एनी सर्किट वो क्या रहेगा। उसके लिए आपने एक फॉर्मूला डिराइव करे थे, R इक्वल टू R1 अपॉन R2 प्लस अपॉन बोल दिया मैंने, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन। उसके बाद में हमने पढ़े थे पैरेलल के लिए, जहाँ पे हमने ध्यान में रखे थे कि जब रेसिप्रोकल लेंगे किसी रेजिस्टेंस का, टोटल रेजिस्टेंस का कंबाइनिंग रेजिस्टेंस भी उसको बोला गया था, तो उसका जो रेसिप्रोकल रहेगा वो रहेगा सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल और ये था आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब हमें इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ना है, जो कि हम अपने डोमेस्टिक यूज में जो सर्किट जो सीरीज के यूज करते हैं तो उसका क्या डिसएडवांटेजेस रहता है। ठीक है, देखो, इन सीरीज इफ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ऑल द अदर आल्सो स्टॉप वर्किंग। क्या बोलना है पहले पॉइंट का कि अगर हम सीरीज में अगर कनेक्शन रखते हैं सर्किट का तो वहां पर क्या होगा, अगर एक अप्लायंस अगर बंद हो गया, अगर मान चलिए कि हमारे घर के पूरे अप्लायंसेस एक ही सीरीज में कनेक्टेड है, वो जो रेजिस्टेंसेस है वो एक सीरीज में है, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि अगर अप्लायंस बंद हो गया तो क्या हो जाएगा, उसका असर सभी अप्लायंसेस पे दिखेगा और पूरे के पूरे अप्लायंसेस अपने घर के क्या हो जाएंगे, अपने आप बंद हो जाएंगे। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैविंग ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑफ सेपरेटली। जैसे अभी आपने अपने घरों पे देखे होंगे कि फैन है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, और तुम अगर यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, तो इन सब का अलग अलग स्विच होता है। उन सबको अलग अलग स्विच में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो और सबके लिए सेपरेट रहता है। लेकिन अगर सीरीज की अगर हम बात करेंगे, अगर सीरीज में अगर देखेंगे तो जो कनेक्शंस रहते हैं वो रहते हैं सिमिलर, वो एक ही कनेक्शन से सभी जुड़े हुए रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक ही स्विच रहने के कारण उसको अगर हमने बंद कर दिए तो बाकी पूरे के पूरे स्विच भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और पूरे के पूरे अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और अगर उसको ऑफ नहीं करें तो कुछ भी ऑफ नहीं होगा। मतलब हम सेपरेटली अगर एक टाइम पर किसी को यूज करना है, किसी दूसरे अप्लायंस को, तो उसके लिए अलग स्विच ना होने के कारण हमको उसके पहले वाले अप्लायंस को भी शुरू करके रख देना पड़ेगा, ऐसा उसका मीनिंग होगा वहाँ पे जनरली हम देखेंगे तो। ठीक है, अब थर्ड क्या बोल रहा है पॉइंट, थर्ड डिसएडवांटेज क्या है वहाँ पे, अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज। जो अप्लायंसेस रहेंगे सीरीज में कनेक्टेड उनको क्या नहीं मिलेगा, सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा। सेम वोल्टेज न मिलने का कारण ये भी रहता कि सभी अप्लायंसेस को किसी को कम किसी को ज़्यादा, तो उससे क्या होता कि उनकी जो स्पीड है या फिर जो वर्क प्रॉपरली करने की कैपेसिटी है वो होती नहीं, उनमें वर्क डन प्रॉपरली नहीं हो पाता। ठीक है, आफ्टर दैट फोर्थ वन जो है वो क्या बोल रहा है, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीजेस टू मच एंड करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो। सपोज हम ऐसा समझते हैं कि हम किसी सेल या फिर बैटरी से पावर सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तो वो जो पावर सप्लाई उस बैटरी या फिर सेल से मिल रहा है उस पर्टिकुलर अप्लायंस को वो जो पावर सप्लाई मिल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि ओवरऑल रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो उस वजह से क्या होगा कि जो पावर सप्लाई कम हो जाएगा, उसका जो करंट फ्लो होगा पावर सप्लाई में से वो क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, बिकॉज ऑफ कि जितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहेगा उतना वो करंट को अपोज करेगा ना,
रेजिस्टेंस का काम ही वही है कि करंट को अपोज करना है, हमें ऑब्स्ट्रक्ट करना है उसके पाथ को, बस। तो वही हो जाएगा यहाँ पर। ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब अपना करंट कम, अप्लायंसेस में जो पावर सप्लाई जो करंट प्रोवाइड करेगा वो क्या हो जाएगा, कम। तो ये थे आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट। अगर सीरीज का सर्किट रहता है हमारा, कोई सीरीज में अगर सर्किट बनाते हैं जहाँ पर कॉन्जिक्यूटिवली हम क्या लगाएंगे, रेजिस्टर्स लगाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस हमें देखने मिलेंगे जिसकी वजह से हमारे काम भी रुक सकते हैं। अब आते हैं कुछ एडवांटेजेस की ओर, जो कि दिखाया हमको पैरेलल सर्किट में, जो कि किसने दिए हैं हमको, पैरेलल सर्किट में। बढ़ते हैं पहले, इसी का एनालॉग है। एनालॉग का मीनिंग सीधा उल्टा, एनालॉग इन द सेंस मतलब उसी का पूरा अपोजिट है। वो एनालॉग बोल दिया मैंने, सॉरी, उसका मीनिंग उससे मिलता जुलता होता है, अपोजिट होता है उसका, ठीक है। देखो, इन पैरेलल सर्किट इफ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द सम अदर डिफेक्ट, अदर अप्लायंसेस वर्क प्रॉपर्ली। पैरेलल में जैसा सीरीज में हो रहा था कि कुछ एक अप्लायंस अगर बंद हो गया तो सभी के सभी बंद हो जाएंगे, वो काम ही करना बंद कर देंगे। पैरेलल में वो नहीं होता। अगर आपके घर का अगर फैन बंद हो गया तो अपने आप टीवी बंद होंगी क्या, नहीं। वहाँ पर क्या होगा, पैरेलल सर्किट में एक अप्लायंस अगर हमने बंद भी किए तो दूसरे पे उसका कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन आफ्टर ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच। हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का खुद का एक सेपरेट स्विच होता है जिससे कि हम उसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं सेपरेटली, ठीक है। उसके बाद में इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट द सेम वोल्टेज। पैरेलल सर्किट की और एक खासियत बात ये होती है कि हर एक अप्लायंस को, जैसा पकड़ के चलो आपके घर पे इलेक्ट्रिक आयरन भी चल रहा है, रेफ्रिजरेटर भी है चालू, कूलर पूरे फुल स्पीड में चालू है ना। तो ये सारी चीज़ों को अगर जो वोल्टेज है उसकी ज़रूरत होती है ताकि वो प्रॉपरली वर्क करे, तो वो जो सेम वोल्टेज है वो प्रोवाइड करेगा। काम कौन सा सर्किट करता है, पैरेलल सर्किट करेगा। कौन सा सर्किट करेगा, पैरेलल सर्किट करेगा। आफ्टर दैट आते हैं हम ओवरऑल रेजिस्टेंस पे। अब ये ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या करेगा, देखो, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउसहोल्ड सर्किट इज रिड्यूस। पैरेलल में क्या होता है कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, वो कम हो जाता है। इस वजह से जो पावर सप्लाई से जो करंट पास होता है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और उसका एक रूल ये भी है क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होने के कारण जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका करंट ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा उसका मीनिंग है, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, तो ये थे हमारे एडवांटेजेस इन अ पैरेलल सर्किट एंड डिसएडवांटेजेस इन अ सीरीज सर्किट। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ओर। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखना है हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो है, इस लेसन में हमें पहले जनरली इलेक्ट्रिसिटी के जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का जो पार्ट है वो जनरली हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, इस पर बेस्ड भी है। तो ये जो लेसन है इसमें हमें पहले पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट। और केमिकल इफेक्ट भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लाइक इलेक्ट्रोड वगैरह की अगर हम जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस जो आपने केमिकल रिएक्शंस वगैरह में पढ़े हैं, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिसिस भी करते हैं वाटर का। सो देखो, अभी यहाँ पर क्या बोला गया कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट, हीट ये वर्ड से मीनिंग से ही पता चलता है, राइज इन टेम्परेचर, सही है। हीटिंग इफेक्ट ये वर्ड से ही पता चलता है, राइज इन टेम्परेचर। देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक निक्रोम वायर, the resistance wire become very hot. The resistance wire become very hot and produces heat. This is called as a heating effect of electric current. This is called as a heating effect of electric current. जब कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी रेजिस्टर वायर में से, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एक हाई रेजिस्टेंस वायर में से, तो वहाँ पर जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पर कंसीडर करें, यहाँ पर निक्रोम का जो अलॉय रहता है उसका वायर जिसका हाई रेजिस्टेंस रहता, हमने लिखे थे देखो 60 टाइम्स मोर रेजिस्टेंस रहता उसका देन कॉपर। हाँ, तो देखो ये जो है निक्रोम वायर, उसमें से अगर हाई रेजिस्टेंस वायर में से अगर हम क्या पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, देन द रेजिस्टेंस
हॉट, जो रेजिस्टेंस वायर है वो क्या बन जाएगा, काफी गर्म आ जाएगा एंड प्रोड्यूसेस हीट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज ए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है इनटू द हीटिंग एनर्जी। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी आपके अप्लायंस में, आपके सर्किट में प्रेजेंट है, उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं हीटिंग एनर्जी में। उसको कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद में अभी हम फॉर्मूला डिड्यूस करेंगे, उसके बाद में अभी फॉर्मूला डिड्यूस करेंगे फॉर हीट प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है किसी मेटल वायर में से या फिर कंडक्टर में से, तो वहां पर जो हीट प्रोड्यूस होंगी उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, हमको कंसीडर करना है एक करंट फ्लोइंग करेंगे, हम करंट कंसीडर करेंगे सपोज आई। फिर उसके बाद में हम कंसीडर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको साइन ये स्मॉल में लिख दिया। हाँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रहेगा सपोज V। उसके बाद में एक पर्टिकुलर टाइम t में जितना चार्ज फ्लो होगा वो रहेगा, इसको डिनोट करेंगे Q से, और टाइम t को डिनोट करेंगे, टाइम को डिनोट करेंगे स्मॉल t से। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो कंसीडर करें करंट जो कि फ्लो हो रहा है किसी रेजिस्टर में से, जो फ्लो हो रहा है किसी रेजिस्टर में से, ठीक है, जो कि R। आफ्टर दैट पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसका V एंड t बी द टाइम ड्यूरिंग विच द चार्ज Q फ्लोज अक्रॉस। जो t जो है ये टाइम है जहाँ से एक चार्ज Q क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। देन वहाँ पर फिर क्या होगा, जब कोई चार्ज फ्लो हो रहा है और उसके बाद में पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है, तो वहाँ पर ऑब्वियस है कि वर्क डन होगा। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय। देखो अभी यहाँ पर वर्क डन जो होगा एक मूविंग चार्ज Q के साथ में, वो क्या होगा, W इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाय V, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट, आपके पास में डेफिनेशन है करंट की, क्योंकि हमें ये जो Q जो चार्ज है इसकी वैल्यू हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, Q जो चार्ज है उसकी वैल्यू निकालना है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट की डेफिनेशन क्या बोल रही है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T ये था। उसके बाद में हमें यहाँ से Q को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दैट इज देयरफॉर, नॉट दैट इज, देयरफॉर ये Q को हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, T को I के तरफ लेके जाओ, तो I इंटू T इक्वल टू Q आ जाएगा। अब ये Q को राइट हैंड साइड में लिखो, दैट इज Q इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय T। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। और ये देखो इतना बार ये नीचे में लिख रहा है, ये देखो अभी फ्रॉम ओम्स लॉ एंड फ्रॉम ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, V बाय I इक्वल टू R। ये है आपका ओम्स लॉ था, रेशियो फॉर पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, यही था आपका ओम्स लॉ। अब यहाँ पर से हमको ये इक्वेशन 1 में अगर V की वैल्यू पुट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये I को R के तरफ लेकर जाएंगे। देयरफॉर V इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R, V की वैल्यू क्या आ जाएगी, I मल्टीप्लाइड बाय R। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। नाउ हमारे पास में V की वैल्यू है, हमारे पास में Q की वैल्यू है, और हमारे पास में एक ऐसा इक्वेशन है जहां पर वर्क डन निकालने के लिए Q और V की वैल्यू पता होना जरूरी है। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Q एंड V इन इक्वेशन 1, क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 में Q और V, क्या बोल रहा हूं मैं, Q और V, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। इनकी वैल्यू पुट कर दिए तो देखो क्या बनता है, फिर दे इक्वेशन 1 बिकम्स W इक्वल टू Q की जगह पे आ जाएगा
आई इंटू टी, और v के जगह पे आ जाएगा आई इंटू आर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, q और v के जो वैल्यूज थी वो पुट कर दिया, आई इंटू टी ये इक्वेशन 2 और आई इंटू आर इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो i और i कॉमन टर्म्स है, सेम टर्म्स है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे आई का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, आर इंटू टी, नॉट आर का स्क्वायर नहीं है वो, आर इंटू टी। ये बन गया हमारे लिए वर्क डन। ये क्या हो गया, वर्क डन फॉर अ चार्ज q इन अ पोटेंशियल डिफरेंस। इसको देखो इक्वेशन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा ये बन गया वर्क डन। ठीक है, अभी मैं ये इतने पार्ट में लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो क्योंकि हमें हीटिंग के लिए निकालना है, क्योंकि हमें हीटिंग के लिए फॉर्मूला निकालना है। हीटिंग प्रोड्यूस, जितनी हीट प्रोड्यूस हुई उसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना है। तो देखो इसके बाद में ये जो है आफ्टर दैट, ऐसा इसका मीनिंग होगा ये आफ्टर वर्क। देखो अभी क्या होगा, यहाँ पर वर्क डन हमको मिल गया। अब जितना वर्क डन होगा हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जितने अमाउंट में वर्क डन हो रहा है वही क्या, जितने अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होंगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होंगी। क्या प्रोड्यूस होंगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होंगी। सो अज्यूमिंग दैट work done is equal to the amount of heat produced, therefore equation 4 becomes, हमने क्या करे यहाँ पे ध्यान दो, हमने क्या करे कि जितना वर्क डन हुआ उतना ही क्या प्रोड्यूस हुआ, बोल रहे हैं हम वहाँ पे हीट, क्या प्रोड्यूस हुई वहाँ पे हीट। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में वर्क डन की जगह पे क्या लिखेंगे, हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू एच इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5, जो कि आपको याद करना है फॉर द न्यूमेरिकल्स, इज इट क्लियर, समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करना। हमने कंसीडर करे करंट I जो कि फ्लो हो रहा है एक रेजिस्टर R में से, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस है R, एक रेजिस्टर में से वो फ्लो हो रहा है जिसका रेजिस्टेंस है R। फिर हमने कंसीडर करे कि पोटेंशियल डिफरेंस सपोज क्या है, V। उसके बाद में हमने देखे कि जो T है वो है टाइम ड्यूरिंग द विच चार्ज Q फ्लोज अक्रॉस, मतलब जो चार्ज Q फ्लो हो रहा है उसको हमने क्या कंसीडर करें, Q, और जो टाइम लग रहा वो चार्ज को फ्लो होने के लिए उस सर्किट में या फिर उस रेजिस्टर के अंदर में वायर में, उसको हमने कंसीडर करें T। उसके बाद में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वहाँ पे, क्योंकि मूवमेंट हो रही है तो वर्क डन होने के लिए Q चार्ज पे कितना वर्क डन हो रहा है वो सपोज वर्क डन इक्वल टू Q इंटू V। ठीक है, अब हमें Q और V की वैल्यू पता नहीं है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ करंट हमने बताया कि I इक्वल टू क्या होता, Q अपॉन T। I इक्वल टू क्या होता, Q अपॉन T। सो हमने क्या करें, T को I के साइड में लेकर चले गए, सो ये बन गया I मल्टीप्लाइड बाय T इक्वल्स टू Q, मतलब हमें Q की वैल्यू मिल गई, जिसको हमने दी इक्वेशन नंबर 2। फिर हम आए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ ने क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस R। ये V बाय I इक्वल टू R। यहाँ से हमको V की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, I को R के साइड में मतलब कि राइट हैंड साइड में लेकर जा रहे हैं, तो ये बन गया V इक्वल्स टू I इंटू R, जिसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास में Q की भी वैल्यू मिल गई और V की भी वैल्यू मिल गई, और एक इक्वेशन है जिसमें लिखा गया है कि वर्क डन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। So putting the values of Q and the V in equation 1, we get I into T multiplied by I into R। So यहाँ पर I है, इनका पावर्स का एडिशन हो गया सेम बेस होने के कारण, वो बन गया I स्क्वायर R into T। अब हमने फिर बताया, अज्यूम करें कि जितना वर्क डन उस पर्टिकुलर चार्ज पे हो रहा उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा,
उतनी ही हीट प्रोड्यूस होंगी, उतनी ही हीट प्रोड्यूस होंगी, हीट प्रोड्यूस। सो इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 क्या बन जाएंगी? इक्वेशन 4 बिकम्स H इक्वल टू हीट प्रोड्यूस इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। हाँ, समझ में आ रहा? दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को क्या कहा जाता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जो फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 5 जो है, इसको क्या कहेंगे? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस पर से हमें क्या क्लियर हो रहा है? फ्रॉम इक्वेशन 5 it is clear that heat is directly proportional to current. Second, heat is directly proportional to resistance and heat, current मतलब square of the current, and heat is directly proportional to time t। हीट क्या है? करंट के स्क्वायर ऑफ द करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हीट क्या है? पर्टिकुलर टाइम को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना जितना टाइम बढ़ेगा उतनी उतनी हीट बढ़ते जाएगी। फॉर एग्जांपल योर इलेक्ट्रिक आयरन, टाइम बढ़ेगा तो कुछ देर पहले जब स्टार्टिंग में काफ़ी क्या रहती है, वो ठंडी रहती है। उसके बाद में जब वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उसमें से करंट पास होना शुरू हो जाता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज होता है, तो फिर वहाँ पर क्या हो जाता है? वो जो आयरन है वो और हीट करना चालू कर देती है, बराबर है, वो और गर्म हो जाती है। बस वही है, बिकॉज ऑफ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उस वजह से वो बढ़ेगा उसका। ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा हर एक अप्लायंस में हीट, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होंगी ऐसा नहीं है। मैं तो बोलूँगी कि हर अप्लायंस में हीट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट होती है लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में। लाइक आपने देखे होंगे कि जब आप आपके मोबाइल को चार्ज करते हो, जब आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, सेलफोन को, तो वहाँ पर भी आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं उस सेलफोन में। तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ समय के लिए जितने देर तक वो चार्जिंग होती तो वो मोबाइल भी क्या होता है? गर्म होता है, वो भी हीट होता है। हीट कन्वर्ट हो रही है लेकिन एकदम गर्म हो रहा है क्या हाई टेम्परेचर पे? नहीं, इलेक्ट्रिक आयरन में ज़्यादा होता है। तुम्हारा गीजर जो होगा वो गीजर में भी जो हीट है वो क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेंगी? हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी टेम्परेचर बढ़ा के, और गर्म होते हैं वो। समझ में आ रहा है? तो हर एक अप्लायंस में नहीं होता, कुछ अप्लायंस में स्मॉल अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, कुछ अमाउंट में मैक्सिमम बल्क में होती है। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से समटाइम्स ऑल द एलिमेंट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, देखो समटाइम्स हमेशा, या फिर समटाइम्स हम बोलेंगे कि जो हीट है वो मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमेशा हीट एनर्जी में प्रोड्यूस होगी ज़्यादा अमाउंट में, ऐसा है क्या? नहीं, बहुत कम। ठीक है, कुछ ही अप्लायंस में ऐसा होता है। सो ये इतना पार्ट जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले। देखो अभी कभी कभी क्या होता है कि जब आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर पढ़ते हो तो वहाँ पर हमको चार्ज या फिर टाइम ना देते हुए, चार्ज बोलो, इलेक्ट्रिक करंट बोलो, वो ना देते हुए हमको क्या दिया रहता है वहाँ पे? पावर और टाइम। तो ऐसे मौके पे क्या करेंगे हम? हीटिंग इफेक्ट, जो हीट का जो कितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई वहाँ पर, वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। E इक्वल्स टू P इंटू टी पावर इंटू टाइम, प्रोडक्ट ऑफ पावर इंटू टाइम। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे समझते हैं कि हीट जो प्रोड्यूस होती है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय द फॉर्मूला। यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला गया है क्वेश्चन में? अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम्स इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। एक इलेक्ट्रिक आयरन में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V की वैल्यू आपको दी हुई है 250 ओम्स वोल्ट एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है R दिया हुआ है आपको 500 ओम्स। सो वहाँ पर हमको क्या क्या फाइंड
निकालना है, आई की वैल्यू निकालना है, एंड देन ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द हीट एनर्जी टू प्रोड्यूस द 10 सेकंड्स। हीट एनर्जी 10 सेकंड्स में, हाँ हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई 10 सेकंड में, वो हमको निकालना है। देखो पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। सो गिवन क्या है, V इक्वल टू 250 वोल्ट्स और R इक्वल टू 500 ओम्स। टाइम गिवन है 10 सेकंड्स, टाइम गिवन है 10 सेकंड्स। ओके ओके, या फिर ये बाद में लिखेंगे सेकंड के लिए। हाँ, अब हमें फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, करंट I इक्वल टू हाउ मच। क्या करेंगे, हमारे पास में रिलेशन है बाय द ओम्स लॉ, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या आएगा, V बाय I इक्वल टू R। V बाय I इक्वल टू क्या है, R। बट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, I की। सो देयरफॉर I इक्वल्स टू V बाय R। क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V बाय R। देयरफॉर I इक्वल्स टू V की वैल्यू पुट करो 250, R की वैल्यू पुट करो 500। देयरफॉर I इक्वल्स टू, ये कैंसल 25 बाय 50। सो I equals to how much, I equals to how much, 0.5 एम्पियर। कितना रहेगा ये, I equals to कितना रहेगा, 0.5 एम्पियर। इसके बाद में ये हो गया हमारा फर्स्ट। नाउ कम टू द सेकंड। सेकंड के लिए क्या गिवन है, सेकंड में हमको क्या निकालने बोले, हीट एनर्जी निकालने बोले। हीट एनर्जी निकालने बोले मतलब I चाहिए हमें, R चाहिए और T चाहिए। I हमारे पास में आ गया अभी। सो I क्या हो गया, वी हैव लिखेंगे हम, गिवन नहीं लिखेंगे, गिवन नहीं लिखेंगे हम वहाँ पे। वी नो वी हैव क्या है हमारे पास में, I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ठीक है, R इक्वल टू 500 ओम्स। I इक्वल टू 500 ओम्स और टाइम कितना है 10 सेकंड्स। देयरफॉर हीट इक्वल टू I स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T। ये हमने अभी फॉर्मूला डिराइव करे, ये हमने अभी फॉर्मूला डिराइव करे। पुट करो वैल्यूज पुट करो। I की वैल्यू आएगी 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू 500, T की वैल्यू 10 सेकेंड्स। T की वैल्यू 10 सेकेंड्स क्या आएंगी, 10 सेकेंड्स। सो 0.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0.025। 0.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0.025 आएगा ना, लेट मी चेक। जीरो 0.25 आएगा ओनली, 0.25। ठीक है। सो अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 0.25 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 के साथ में। सो हीट इक्वल्स टू, आंसर तुम्हारा रहेगा 1250। क्या रहेगा तुम्हारा आंसर, 1250 जूल्स। क्या रहेगा आपका आंसर, 1250 जूल्स। यस, 1250 जूल्स शुड बी योर आंसर। ओके, ये रहेंगे तुम्हारी अमाउंट ऑफ हीट सेकंड के लिए। तो इस तरीके से आपको जो न्यूमेरिकल्स है वो दिए जाते हैं। आपके एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उससे ट्राई करो उसको सॉल्व करने की। जो आपका पेज नंबर 218 है, आपका पेज नंबर 218 है, वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें आपका जो सेकंड न्यूमेरिकल है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग द 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब क्यू की वैल्यू दी हुई है एक आर के लिए। तो यहाँ पर से हम पहले क्या निकालेंगे, कूलम मतलब 96,000 कूलम दिया हुआ है, मतलब करंट निकालेंगे पहले बाय यूजिंग द फॉर्मूला। I
3600, तो इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे Q/T के फॉर्म में, ठीक है। और फिर इसके ऊपर से निकालेंगे हम I करंट, तो उसके बाद में हमको क्या पूछा गया है कि हीट कितनी है, तो बस फॉर्मूले में पुटअप कर दो वैल्यू, रेजिस्टेंस निकाल के। समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस निकाल के फॉर्मूले में पुटअप कर दो। तो कितने फॉर्मूले हमारे वहाँ पर यूज होंगे, 3 फॉर्मूले यूज होंगे। कौन से यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसका नहीं, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप ले लिए। अब देखो कौन से, जो पेज नंबर 218 पे आपका सेकंड क्वेश्चन है, उसके लिए फॉर्मूले देखो कौन से यूज करना है। I = Q/T निकालो, उस पर से करंट, फिर रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो विद द फॉर्मूला I = V/I, करंट मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। फिर हीट का फॉर्मूला I² × R × T, वेरी इजी। बस ये 3 फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप पुट करो, आंसर निकालो, ठीक है। चलो ठीक है, इतने पार्ट का मेरे स्क्रीनशॉट निकालो अभी। चलो अभी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के शॉर्ट में, जो कि आपको भी पहले पता ही होंगे कुछ हद तक के। पहला जो एप्लीकेशन है वो ये है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटर्स, इलेक्ट्रिक ओवन। उसके बाद में इलेक्ट्रिक ओवन के बाद में आएगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक कीटल, फिर जो गीजर्स होते हैं, इन सब में किसका यूज होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो किस तरीके से, जैसा आपने देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक आयरन्स में भी जो कॉइल्स वगैरह होती है, तो वो जो कॉइल है वो क्या करती है, हीट होती है, और वो उस हीटिंग इफेक्ट को अप्लाई करती है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, वो कन्वर्ट करती है हीटिंग एनर्जी में। कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, वो हीटिंग एनर्जी में। वाटर हीटर्स में भी सेम मैकेनिज्म होता है उसका, कि जो जैसा आपने बल्ब वगैरह देखे होंगे, तो बल्ब में भी जो फिलामेंट रहता है वो भी क्या होता है, गर्म होता है, और वो गर्म होने के साथ साथ वो भी कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम उसको करंट सप्लाई करते हैं उसके बाद में वो हीट होना शुरू हो जाता है। हाँ, इलेक्ट्रिक आयरन तो बहुत बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए, क्योंकि आप घर पे ही उसको देख पाते हो, ठीक है। उसके बाद में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज टू वर्किंग फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आपकी जो नॉर्मल हाउस होल्ड की जितनी भी अप्लायंसेस है उसमें काफ़ी बड़ा यूज है हीटिंग इफेक्ट का, इलेक्ट्रिक करंट का। उसके बाद में हम अगर बात करेंगे अभी, उसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है कि इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूसिंग लाइट। इसका और किस में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। आपने सुने होंगे कि लाइट में एक टंगस्टन मेटल प्रेजेंट होता है। लाइट में, बल्ब में क्या, कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, टंगस्टन मेटल, जिसके फिलामेंट से एकदम थीन सा वायर आपने देखे होंगे। जनरली आपका जो लाल पीले कलर का जो एक ये रहता है, जिसको हम कहेंगे बल्ब, वहाँ पर वो एक छोटा सा एक फिलामेंट आपको दिखता है, जो कि बना हुआ होता है टंगस्टन मेटल से। किससे बना होता है वो, टंगस्टन मेटल से, ठीक है। तो वो जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होने के कारण वो क्या करता, हीट प्रोड्यूस करता वहाँ पे। आफ्टर दैट उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण वो जहाँ पे, वहाँ पर देखो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह है वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, और फिर वो ग्लो करना चालू करता है बिकॉज ऑफ दैट वायर, बिकॉज ऑफ दैट मेटल। समझ में आ रहा है। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट है आपका, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग। आपके घरों में जितनी भी जो ये वायरिंग्स वगैरह होती है, तो वहाँ पर तुमने देखे होंगे कि फ्यूज लगाए बैठते हैं, जानबूझकर वो फ्यूज लगाया जाता है ताकि अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर कुछ हो जाए तो वो इफेक्ट को क्या करेगा, वो फ्यूज पे उसका असर होगा। अब वो फ्यूज पे उसका असर होगा तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। जहाँ पर कॉपर की एक हम वायर ले लेंगे, कॉपर का वायर ले लेंगे जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो अगर उसका वायर, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट अगर लो है तो वो कैसा थोड़ा सा जल्दी से फ्यूज उड़ जाएगा। तो जो शॉक एब्जॉर्बर्स बोलो या फिर कुछ आग वगैरह शॉर्ट सर्किट होने की जो बातें हम बोलते हैं वो कम हो जाती है, उसके चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। और वो आपने जनरली देखी है इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, तो बहुत बड़ा एप्लीकेशन है उसका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिसिटी में। अपने घरों में आप अगर देखोगे फ्यूज नहीं रहा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है जनरली अगर हम देखेंगे तो, है ना। तो ये सारी
पेज नंबर 218 है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको और आइडिया मिल जाएगी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। काफ़ी इजी पार्ट है, जैसे ये जो एप्लीकेशन है ये काफ़ी इजी है, इसीलिए थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में और फास्ट मोड में समझाया, लेकिन समझ में आ जाएगा लाइक आपको। वो आपने पढ़ लेना है पूरा, रेफरेंस बुक में पढ़ने, रेफरेंस बुक भी अगर यूज़ करते हो तो भी और अच्छा है, ठीक है। उसके बाद में अभी आते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर में, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, 1 या 2 मार्क, 2 या 3 मार्क के लिए आपको पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल। देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर इज अ इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, नॉर्मल वर्क डन नहीं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, नॉर्मल वर्क डन नहीं है यहाँ, इलेक्ट्रिकल वर्क डन एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, एक 1 सेकंड में जितना वर्क डन होगा उसको कहा जाएगा उसका इलेक्ट्रिकल पावर। उसको क्या कहा जाएगा, उसका इलेक्ट्रिकल पावर। लाइक पावर इक्वल टू 1 वर्क डन अपॉन टाइम टेकन इन सिंबॉलिक फॉर्म, इट कैन बी रिटर्न एज P इक्वल टू W अपॉन टी। सिंबॉलिक फॉर्म में अगर उसे हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, P इक्वल टू W अपॉन टी। उसका ऐसा यूनिट एक तो जूल पर सेकंड भी होता है, वो जूल पर सेकंड कैसे होता है, देखो ये जो फॉर्मूला है P इक्वल टू W अपॉन टी, सो P इक्वल टू W मतलब वर्क डन के लिए क्या है यूनिट, जूल, और टाइम के लिए क्या है, सेकंड। इसीलिए उसका एक जो यूनिट है वो क्या है, पावर का जूल पर सेकंड, और उसका स्टैंडर्ड यूनिट जो माना गया है वो क्या है, वैट। वो क्या है, वैट। ये काफ़ी स्मॉल यूनिट है, इसको अगर हमें मेजर करना है इलेक्ट्रिक पावर को तो फिर हम उसको किलोवाट से कन्वर्ट कर देते हैं, उसको क्या करते हैं हम, किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं, ओके। किलोवाट, मेगावाट, ऐसा वो फिर वैट में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्मॉलर यूनिट है पावर का, ठीक है। सो जूल पर सेकंड भी उसका एक यूनिट है, और वैट ये स्टैंडर्ड यूनिट है उसके लिए, ध्यान में आ रहा है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पावर। अब एक हम छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करेंगे फॉर द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद में हम 1-2 न्यूमेरिकल करके ये वाले चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है। इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट रखेंगे। देखो अभी हम डिड्यूस कर रहे हैं फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर तैयार करने के लिए हमको एक इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन से फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है। देखो हमारे पास में क्या है अभी तक की रिलेशन की, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा P इक्वल टू W अपॉन टी। P इक्वल टू W अपॉन टी, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब हमने जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़े तो वहां पर तुमने एक रिलेशन पढ़े होंगे, बट वी नो दैट वर्क डन इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। ये तुमने पढ़े अभी जस्ट बिफोर, किसके लिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पहले पढ़े। वर्क डन इक्वल टू V इंटू चार्ज, द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द चार्ज। सो इस पर से हमें क्या पता है, इस पर से क्या पता है, बट I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, I इक्वल्स टू Q अपॉन टी बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। तो हम क्या करेंगे, ये Q के जगह पे ये अपने Q को कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर Q इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय टी। क्या करेंगे, Q इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो Q की वैल्यू है ये इसमें पुट कर देंगे, कर डालते इक्वेशन 2 में पुट Q इक्वल्स टू I इंटू टी इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2। सो वी गेट देयरफॉर क्या आ जाएगा फिर वो, वर्क इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय टी। क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, V मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय टी। सो अभी ये जो V मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय टी है ये किस में पुट कर देंगे, इन द इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ वर्क डन, पुट द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन
इक्वेशन नंबर 1, हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ वर्क डन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो वहां पर क्या बन जाएगा फिर, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, P इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन T। ठीक है, यहाँ से T और T कैंसल, यहाँ से T और T कैंसल, सो क्या हो जाएगा फिर, तो फिर आ जाएगा, देखो यहाँ पर देयरफॉर P इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाय T, P इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाय T, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पावर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पावर। ओके, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड टाइम, सॉरी आई लिखना था हमने, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, या ये फॉर्मूला रहेगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पावर, क्या, किसके लिए, इलेक्ट्रिक पावर के लिए। ओके, कोई डाउट है इसमें, पक्का पक्का कोई डाउट नहीं है। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर, ये जो है ये वोल्टेज और करंट के फॉर्म में है। अब किसके फॉर्म में लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर, हम लिखेंगे अभी इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ, देखो इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर के फॉर्म में लिखेंगे। हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 का, किसका यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का। वी हैव, क्या है, P इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I। अब हमें इलेक्ट्रिक पावर को कौन से फॉर्म में लिखना है, I और R के फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास में एक रिलेशन है बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ क्या आता है, V बाय I इक्वल टू R, therefore V इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R, V इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R। So put V इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R in P इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I। ओके, पुट कर देंगे। सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, P इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय R, आवाज आ रहा है, I मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय ये पहले का जो I था वो, क्या करें यहाँ पर हमने, ये I मल्टीप्लाइड बाय R कहाँ से आया, हमने V के लिए वैल्यू निकाले अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पुट कर दिए हमने यहाँ पे, ये जो V है इस पे पुट कर दिए। सो यहाँ पर मिल गया P इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय R, I स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R। ठीक है, ये एक और आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पावर। अगर आपको करंट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये। उसके बाद में V और R के फॉर्म में अगर दिया है, लिखना है, पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो फट से, इतने पार्ट का, जितने पार्ट का भी ले तो भी ठीक है, मतलब इतने पार्ट का हम आएगा बाद में भी मिटाऊंगा नहीं इसको मैं, ले लो, ले लिए। चलो अभी आते हैं हम अब है, देखो हमने क्या निकाले, इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर। अब क्या निकालेंगे,
इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ वी एंड आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के फॉर्म में। सेम है, ओम्स लॉ ये सब कुछ काम करने वाला है। देखो पावर इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, वी हैव P इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या आएगा, V बाय I इक्वल्स टू R। सो V बाय R इक्वल टू I। हम क्या करें, चेंज देखो पहले अच्छे से, क्या चेंज करें, हमने R को I के प्लेस पे ला लिए और I की वैल्यू हमने अलग बना दी है। I की वैल्यू अभी क्या बन गई, V बाय R। सो पुट V बाय R, पुट I इक्वल टू V बाय R इन इक्वेशन P इक्वल टू V इंटू I। V इंटू I ये वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, V बाय R पुट कर देंगे, ठीक है, I के जगह पे। सो वी गेट P इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाय V बाय R। क्या मिल जाएगा, V मल्टीप्लाइड बाय V बाय R। सो P इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाय R। दिस इज इन द टर्म्स ऑफ V एंड R। तो ये आपको तीन फॉर्मूलेज याद रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा फॉर द न्यूमेरिकल्स। किसके लिए यूज करना पड़ेगा ये आपको, न्यूमेरिकल्स के लिए। काफ़ी इजी और सिंपल न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। आपका वो होमवर्क है जो यूनिट पेज नंबर 219 और पेज नंबर 220 पे जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो आपको होमवर्क है, वो आपको आज ही सॉल्व करके आपको पूरा रेडी करके रख देना है उसको सीधा, और उसको भेजना भी है, ठीक है। उसको होमवर्क जो आपको दिया गया है उसको भेजना भी है सॉल्व करके पूरा कंटिन्यूटी, ठीक है। उसके बाद में जो रिलेशन है किलोवाट आर और जूल का, वो थोड़ा एक हम समझ लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में। इतने पार्ट का थोड़ा सा आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब कि देखो वैट जो है वो स्मॉल यूनिट है, किलोवाट में हम मोस्ट ऑफ द पावर काउंट करेंगे, तो इसके लिए हमको कितना मतलब किलोवाट में कन्वर्जन है वो हमको देखना पड़ेगा ना, तो वो देखेंगे अभी हम, ठीक है। देखो आपके पास में क्या है रिलेशन, आपके पास में रिलेशन है कि 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलोवाट मीन्स कितना होता, 1000 वाट, और टाइम कितना रहेगा वहाँ पे 3600 सेकंड्स, ठीक है। क्या आएगा 3600 सेकंड्स। तो इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकंड्स। क्या आएगा वाट सेकंड्स, और इसको दूसरे के फॉर्म में लिखना है, सो ये हो जाएगा जूल्स पर सेकंड। समझ में आया, जूल ये बन गया तुम्हारा 1 किलोवाट के लिए। किसके लिए बन गया ये, किलोवाट आर के लिए। समझ लीजिए सबसे 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर के लिए, ये तुमको याद रखना है। फॉर 1 किलोवाट आर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। ये जो है ये आपका ये जो कन्वर्जन है ये आपको याद रखना पड़ेगा जब आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे, ठीक है। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको वो काम में आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे सिंपल टर्म्स है, वेरी इजी लेसन हमने पढ़े यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फिर ओम्स लॉ एक मेन टॉपिक है, उसका पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब करके रख देना है आपने। आपको जो लेसन वाइज या फिर यूनिट वाइज जितने भी वो वेटेज है चैप्टर्स का वो आपको पता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान दो कि आपका अभी इलेक्ट्रिसिटी कितने मार्क का है और उसके बाद में आपको कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ लिए, जो आपका अगला लेसन है
वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बारे में और डीप में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर का क्या कंस्ट्रक्शन होता है, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक जनरेटर, इन सब के एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए अपना पूरा इतना जितना भी है, आपको जितने भी टर्म्स में फॉर्मूलेज वगैरह एवरीथिंग जो भी लिखा है सब कुछ एक पेज पे लास्ट में लिख कर रखना है। पहले पूरे नोट्स बनाओ, उसके बाद में क्या करना है आपको, हर फॉर्मूला एक बराबर एक एक बार पूरा एक के नीचे एक ऐसे लिखते चलना है एक एक करके। फिर उसको याद करते चलना, समराइज करो कि अपने को ये फॉर्मूलेज न्यूमेरिकल्स के लिए काम में आने वाले हैं, और फिर उसके बाद में आपको फिर न्यूमेरिकल्स पे जाना है। ऐसी प्रैक्टिस करना है, पहले पूरे नोट्स, फिर एट द एंड पूरे फॉर्मूलेज लिखना है एक पेज पे, उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। इस प्रकार से करो, आराम से तुमको मार्क मिलेंगे ये वाले लेसन में। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है।